अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक सुनने से पहले आज का टॉपिक है हमने आज मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। कल हमने पढ़ी थी कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कितनी थी? दो। एक पहली कौन सी थी? इंटरनल। दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर कितनी कॉजेज थी? दो। नंबर 1 वेयर एंड टियर, नंबर 2 डिप्लीशन, और दूसरी थी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आगे कितनी थी? तीन। नंबर 1 ऑब्सलेंस, नंबर 2 रिफ्लेक्स ऑफ टाइम, और नंबर 4 एक्सीडेंट। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हमने पढ़े हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक साल बाद ये जो फर्नीचर है इसकी वैल्यू में कितनी कमी करनी है। भाई अगर फर्ज करें ये आपने 13,000 रुपये का फर्नीचर लिया है, 13,000 रुपये, तो एक साल अगर गुजर चुका है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू में कितनी कमी हुई है? साल बाद वैल्यू में तो कमी होगी, लेकिन कितनी कमी होगी बता सकते हैं मुझे? कोई बता सकता है आप लोग? मैंने 13,000 का फर्नीचर लिया है, ठीक है, फर्ज करें 13,000 की मैंने 4 कुर्सियाँ ली हैं। अब 4 कुर्सियाँ मैंने पूरा साल मेरे कारोबार में वो पड़ी रही, इस्तेमाल होती रही। अब साल गुजर चुका है, मैंने इनकी डेप्रिसिएशन करनी है, नोट करनी है। डेप्रिसिएशन मैंने इनकी नोट करनी है कि इसकी वैल्यू में कितनी कमी आई। अब मुझे कैसे पता चलेगा भाई कि इसकी वैल्यू में 1,000 रुपये कमी आई, इनकी वैल्यू में 2,000 कमी आई है, 1,500 आई है, 2,000 आई है, कितनी आई है? जी हालत से पता चल जाएगा। ये प्रॉब्लम है ना, इसका जवाब आज हमने नहीं। अब फर्ज करें हमने मशीन एक ली, एक हमने प्लांट लगवाया बड़ा अच्छा खूबसूरत, उससे हम लोग बना रहे हैं, हम लोग कुछ चीज़ें बना रहे हैं। फर्ज करें प्लास्टिक की हम लोग मार्कर सी बना रहे हैं, ये हम लोग मार्कर बनाने के एक प्लांट लगाया। प्लांट हमने लिया फर्ज करें 50,000। एक साल बाद हम लोग उसकी डेप्रिसिएशन नोट करना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू में कितनी कमी हुई, तो कितनी कमी होगी? कुछ पता नहीं ना, कैलकुलेट आंसर नहीं है इसका। आज हम लोग ये सीखें कि एक एसेट जब खरीदा जाता है तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू में कितनी कमी आती है, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी होती है, वो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। उसके 6 से 7 तरीके हैं जो आपकी बुक में लिखे हो, लेकिन वो लिखे हुए हैं सिर्फ हमने जो सीखने हैं वो सिर्फ 2 मेथड सीखने हैं। हम उन दोनों को ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। बाकियों की अगर ज़रूरत पड़ी, यानी कि जब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर बाकी मेथड्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, सिर्फ उनको हमने कैलकुलेट करना नहीं सीखना। हमारे जो लेवल तक हमें जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो सिर्फ 2 मेथड्स हमने सीखने हैं। 2 मेथड्स अभी डिस्कस भी करेंगे और उनकी डेफिनेशंस भी डिस्कस करेंगे, और हम लोग उनको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। वो दोनों मेथड्स हमें बताएंगे। वैसे हम लोग दोनों को आज एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आज हम लोग एक्सप्लेन और कैलकुलेशन जो सीखेंगे वो सिर्फ एक ही सीखेंगे, और उसी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे अगर हमारे पास टाइम बचा, और उसी को हम लोग स्केच के अंदर हल करना सीखेंगे कि कैसे इसको हमें लेके चलना है, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा आज का टारगेट है। तो पहले मेथड पे चलते हैं। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में नंबर 1, मेथड्स के नेम लिख लें। मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन कितने सीखने हमने? 2। नंबर 1, पहला मेथड जो आज हमने डिस्कस कर रहे हैं, नंबर 1, इस मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। अच्छा, कभी तो इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है। इसी मेथड का एक दूसरा नाम भी है, इसी मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। दो नाम हो गए,
एक ही तरीके के दो नाम है। अच्छा दो नहीं, एक और नाम है इसका। इसी मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट, ये तीनों नाम एक ही मेथड के। आपकी बुक में जब न्यूमेरिकल आता है तो उसके नीचे बताया जाता है कि आपने इस न्यूमेरिकल को किस मेथड से हल करना। तो आपने वहां पर कंफ्यूज नहीं हो जाना, वहां पर आपने ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड को ही फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, इसी को ही ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, जब हम इसके न्यूमेरिकल पे पहुंचेंगे, न्यूमेरिकल एक सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन के बाद आपको खुद ही ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अच्छा इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहते हैं, ठीक है, और इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कहते हैं। खुद ही आपके आंसर सामने आ जाएंगे, न्यूमेरिकल से सारा कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है, तो पेपर में जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसके नीचे जब मेथड बताया जाएगा तो वो किसी भी नाम से हो सकता है। वहां पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लिखा हो सकता है, वहां पर स्ट्रेट लाइन लिखा हो सकता है, वहां पर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लिखा हो सकता है। तो तीनों नाम बेसिकली एक ही मेथड है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर? जी सर। आगे चलें। अब हम ये सीखते हैं कि इस मेथड के तहत अगर एक एसेट की डेप्रिसिएशन मालूम करनी हो तो कैसे मालूम करें। ठीक है बच्चे, इस मेथड के तहत हम ये मालूम करेंगे कि ये तरीका हमें बताता है कि जब एसेट की वैल्यू में डेप्रिसिएशन आती है, एसेट की वैल्यू में कमी आती है, तो वो कितनी आएगी, 1000 रुपया, 2000, 1500 कितनी आएगी। इस मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है सब लोग नोट करें साथ साथ। इसका फॉर्मूला है, वो हमें बताएगा कि एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, इस लाइन से आपको क्या समझ रहा है, इस लाइन से एनुअल डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है कि ये फार्मूला जो भी हम लिखने लगे हैं, ये फार्मूला हमें क्या कैलकुलेट करके देगा, पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देगा। कितने अरसे की, पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देगा। ये बात मैंने 2 दफा रिपीट की है, इसकी वजह है क्योंकि कभी कभी आपसे कहा जाएगा 6 माह की डेप्रिसिएशन निकालो, तो फिर क्या करोगे। ये फार्मूला तो आपको कितने अरसे की देगा, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन देगा। लेकिन आपको अगर उसने कह दिया 6 माह की कैलकुलेट करो, पहले साल की कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको हम लोग 6 माह में कन्वर्ट करेंगे। कभी वो आपसे ये कह दें कि 3 माह की कैलकुलेट करो, फिर क्या करेंगे, पहले पूरे साल की ही कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में हम उसको 3 माह में कन्वर्ट करेंगे। अगर 2 माह की पूछेगा तो 2 माह में ले जाएंगे, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब चलें आगे, फार्मूला लिखिए। फार्मूला इसका ये है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओसी, ओसी स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, माइनस रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है, आर वी, रेसिडुअल वैल्यू। अब ये रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है ये भी आपको बताते हैं, ठीक है। हम हर चीज को यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन करेंगे। ये ओसी क्या चीज होती है, आरवी क्या चीज होती है, ठीक है, ओवर डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। अब ये इनको वन बाय कर एक्सप्लेन करेंगे। OC इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, जो एसेट आपने खरीदा है उसकी असल कीमत कितनी थी वो यहाँ पर लिखिए। उसका मतलब उसको हम किससे लिखेंगे, OC। क्लियर होगी बात। पेपर में जब आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे, अगर आप इस तरह फॉर्मूला लिखेंगे, ये शॉर्टकट्स उसमें यूज करेंगे, ये आप लोग एब्रिविएशंस यूज करेंगे, तो फिर आपको नीचे ये लिखना पड़ेगा। OC का मतलब है ओरिजिनल, ठीक है। RV मतलब रेसिडुअल
वैल्यू। कुछ बुक्स में इसको SVB लिखा हुआ, कुछ बुक्स में SVB लिखा हुआ, मैं इसको यू लिखा, और हो सकता है कहीं पे आपको SV लिखा हुआ नजर। SVB यही चीज, लेकिन यहाँ पर S से मुराद है सैल्वेज वैल्यू, मतलब दोनों का सेम, रेजिडुअल या सैल्वेज का मतलब दोनों का सेम, ठीक है। अब इनको देखते हैं कि ये है क्या। नीचे जो हमने लिखा है लाइफ ऑफ एसेट, वो तो हमने कोई एप्लीकेशन यूज ही नहीं की, सीधा सीधा लिख दिया। अब अगर पेपर में आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे इस तरह, तो आपको नीचे ये बताना पड़ेगा ओसी का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट है, आरवी का मतलब रेजिडुअल वैल्यू है। अगर आप फॉर्मूले में एसवी लिखेंगे तो बताएंगे कि एसवी का मतलब सैल्वेज वैल्यू है। अच्छा, एक आसान एक और तरीका भी है, आप फॉर्मूला जब लिख रहे हो तो आप ओसी ना लिखो, ओसी की जगह क्या लिख दो, ओरिजिनल कॉस्ट। फिर आपको नीचे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आरवी ना लिखो, एसवी भी ना लिखो, वहां पर क्या लिखो, रेजिडुअल वैल्यू, या फिर वहां पर लिख दो सैल्वेज वैल्यू, और नीचे लिख दो लाइफ ऑफ एसेट्स। फिर आपको लेटर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन यूज करोगे तो नीचे आपको बताना पड़ेगा, ये नहीं बताओगे तो अगर आपको एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये बात समझ आ गई सब? ओके, अब यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट का क्या मतलब है, इनको समझें। आपने जब एसेट खरीदा था उस वक्त वो एसेट कितने का था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिए चेयर्स, तो चेयर्स मैंने कितने की खरीदी, 13,000, 13,000। तो 13,000 रुपया क्या चीज है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, रेजिडुअल वैल्यू, या इसको कह लें स्क्रैप वैल्यू, या इसको कह लें सैल्वेज वैल्यू। अच्छा, इसका नाम है स्क्रैप वैल्यू, इसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, ये जो तीसरा नाम है ये आपको इसकी सारी कहानी एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कौन सी वैल्यू है। स्क्रैप किसे कहते हैं, कूड़ा करकट, इसी को कहते हैं। जब आपका कोई एसेट बेकार हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ये क्या है, अब आ रही है समझ? जी सर। रेजिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब है कि जब आपके एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी, जब एसेट की लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो उस वक्त उसकी कितनी वैल्यू होगी, स्क्रैप की कितनी वैल्यू होगी। जब ये कुर्सियां बिल्कुल स्क्रैप हो जाएंगी, कबाड़ हो जाएंगी, काट कबाड़ बन जाएंगी, तो उस वक्त मैं इसको कितने का बेचूंगा, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, उसकी स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि ये जब बिल्कुल टूट फूट जाएंगी, काट कबाड़ बन जाएंगी, उस वक्त ही मैं इनको बेचूंगा, नहीं। मैंने कल आपको बताया था इफेक्टिव लाइफ का, कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बड़ा टाइम लगाया था, इफेक्टिव लाइफ क्या होता है। मैंने फर्ज करो, मुझे पता है कि मेरा बिजनेस बहुत हाई क्लास बिजनेस है, ये कुर्सियां जो हैं ये वैसे तो ये 20 साल नहीं कहीं जाती, 20 साल तक भी नहीं ये टूटेंगे, लेकिन मैंने इनको रखना है सिर्फ 4 साल, जब तक ये बिल्कुल लश पश करती रहेगी, जब तक ये चमकदार है, जब तक ये बिल्कुल नई लग रही है, तो ये 4 साल मेरे पास निकालेंगे। 4 साल के बाद मैं इनको सेकेंड हैंड के तौर पे बेच दूँगा, बात समझ आई? तो मेरे पास इनकी लाइफ कितनी है, सिर्फ 4 साल। अब यही कुर्सियाँ बाद में कोई और स्कूल वाला, कॉलेज वाला मुझसे खरीदेगा, वो तो इनको 4, 5, 6 साल, 10 साल और चलाएगा, तब जाके कोई 10-20 साल के बाद ये कबाड़ बनेगा, स्क्रैप बनेगा। लेकिन मेरे लिए ये कब स्क्रैप बनेगा, 4 साल बाद। मैं इसको क्या समझूंगा, मैं इसको क्या कहूँगा, स्क्रैप। मेरे पास इसकी लाइफ ले रहा हूँ। तो जब 4 साल बाद मैं इनको बेचूंगा तो ये मेरी कितने में बिकेगी, वो वैल्यू क्या कहलाती है, रेजिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप। तीनों नाम मैंने लिख दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आपके सामने आएगा तो उसमें कुछ भी लिखा हो सकता है, वहां पर लिखा होगा स्क्रैप वैल्यू 10,000, या रेजिडुअल वैल्यू भी लिखा हो सकता है 5,000, या वहां पर सैल्वेज वैल्यू भी लिखा हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस वैल्यू की बात हो, समझ आ गई बात? जी सर। अब रह गया लाइफ ऑफ एसेट, वो तो सीधा सीधा क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये एसेट जो है हमारे पास 5 साल चलेगा या 10 साल चलेगा,
या ये मशीन जो है 6 साल चलेगी। ये जो लाइफ होगी ये हमेशा किसमें बताई जाएगी आपको? ईयर्स में या मंथ्स में, ठीक है। लाइफ जो होती है वो कभी रुपए की शक्ल में बताई जा सकती है कि इतने रुपए लाइफ है इसकी, या इसकी लाइफ जो है जनाब 4000 रुपए, ऐसा हो सकता है? लाइफ हमेशा किसमें होती है? महीनों में या सालों में, इस तरह की होती है। तो ये लाइफ आपको पता चल जाएगी 5 इयर्स, 10 इयर्स, 4 इयर्स, इस तरह। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब एक चीज और समझिए, ये जो ओरिजिनल कॉस्ट है ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वेश्चन में कभी कभी तो ये बताया होता है कि एसेट खरीदा गया 13 लाख, बस और कुछ नहीं, वो सारा क्या बनी उसकी ओरिजिनल। लेकिन कभी कभी ये बात गौर वाली है, गौर से समझना, ध्यान से समझना। कभी कभी आपको बताया जाएगा कि एक एसेट खरीदा है 50,000 का और उसको हम लेके आए हैं कारोबार में। 50,000 का छोटा मोटा एसेट तो नहीं है, कोई बड़ी मशीन ही है, ठीक है। 50,000 की हमने मशीन खरीदी है और हम उसको जिस गाड़ी पर रख के लाए हैं उस गाड़ी का किराया 5,000 पड़ गया। एसेट कितने का था? 50,000। किराया कितना पड़ गया? 5,000, ठीक है। अब यहाँ पर जब कारोबार में पहुंच गया तो हमने उसको क्या किया, उस मशीन को अब हमने क्या करना है? इंस्टॉल करना है, नस्ब करना है, ठीक है, इरेक्ट करना है उसको हमने जमाना है। वो लगेगी मशीन तो चलेगी, उसको इंस्टॉल करने के लिए भी हमें कुछ खास किस्म के इंजीनियर्स फर्ज करो जरूरत पड़ गई। वो इंजीनियर्स आए, उन्होंने हमसे 2,000 रुपये मजदूरी ली। एसेट कितने का? किराया कितना पड़ा? इंजीनियर्स ने कितने पैसे लिए? 2,000 बोले। अब जनाब मशीन बिल्कुल फिट है, ठीक है। अब चलने की पोजीशन में आ गई, वर्किंग कंडीशन, इसको कहते हैं वर्किंग कंडीशन में आ गई। अब ये चल सकती है, इसको स्विच लगाओ, चलाओ, जो चीज़ इससे बनती है बताओ, ठीक है। ये अब आ गई है वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन में आने तक जितना खर्चा होगा उसके ऊपर वो सारा उसकी कॉस्ट में शामिल है, वो सारा उसकी कॉस्ट में शामिल है। समझ आ गई बात? यहाँ तक ओके? अब आप मुझे ये बताएं, वो जो आप मशीन लेके आए अब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पर आप कितनी लिखेंगे? 57,000। आप कितनी लिखेंगे? 57,000, क्योंकि जब तक वो चलने की पोजीशन में आई तब तक 50 लाख की मशीन थी, 5,000 किराया पड़ गया, 2,000 इंस्टॉलेशन के, तो मशीन कितने में पड़ गई? 57,000। तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 57,000। बात समझ आ गई? ये ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जितने ने खरीदी है, जब तक वो किस पोजीशन में नहीं आती, चलने वर्किंग कंडीशन में नहीं आती, तब तक उसके ऊपर जितने खर्चे होंगे वो सारे कहाँ जाएंगे? कॉस्ट में शामिल कर दिए जाएंगे। क्लियर हो बात? जी सर, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे कि ये इसकी कॉस्ट ऑफ एसेट है। ओके, डन जी। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, हमारे पास टाइम कितना है हम उसके हिसाब से देखते हैं। 17 मिनट्स है हमारे पास, तो 17 मिनट्स में इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं कि एक न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ, फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको सॉल्व, जिस स्केच के अंदर सॉल्व करना है वो स्केच हम लोग बनाएं। तो आप लोग न्यूमेरिकल को भी नोट कर लीजिएगा और साथ जो स्केच बनाऊंगा उसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी न्यूमेरिकल को उस स्केच के अंदर सॉल्व करना सीखेंगे और फिर हम लोग अपनी बुक के न्यूमेरिकल पे चलेंगे, फिर हम लोग 1 to 1 आगे चलते हैं। ओके जी सर। न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं ये वाला स्ट्रेट लाइन मेथड वाला। फर्ज करें आपको जो पेपर में या बुक में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो यूं लिखे होंगे, आपको बताया जाएगा ये क्वेश्चन है, नंबर कुछ भी हो सकता है, हमने अ कार परचेज, क्या खरीदा है? कार परचेज। अब एसेट का नाम पता चल गया, एसेट का नाम क्या है? कार। कभी यहाँ पर लिखा होगा मशीन परचेज, कभी लिखा होगा ट्रक परचेज, कभी लिखा होगा कंप्यूटर परचेज, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एसेट है, ठीक है, किसी भी एसेट का नाम आएगा। ओके, कार परचेज ₹10,000, ठीक है। अच्छा ये फर्ज करें हमने सेकंड हैंड खरीदी है, सेकंड हैंड, तो सेकंड हैंड कार जब सेकंड हैंड कोई भी एसेट खरीदते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत रिपेयर करवानी पड़ती है, ठीक है। उस थोड़ी बहुत रिपेयर को कहते हैं ओवरहॉलिंग, उसका नाम क्या दिया जाता है? सेकंड हैंड कोई भी एसेट खरीदा जाए उस सेकंड हैंड एसेट को इस्तेमाल नहीं अभी उसका हुआ शुरू, ये बात याद रखें।
अभी उसको हमने कार को इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, तो उसके ऊपर जो खर्चा आएगा, अभी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आई, उसके ऊपर खर्चा जो आएगा उस थोड़ी बहुत रिपेयर को नाम क्या दिया जाता है? ओवरहॉल। ठीक है, ओवरहॉलिंग कितनी की हुई? ₹2000, 2000 रुपये उसके ऊपर लगे। ओके, अब आपको बताया जाएगा दिस कार विल रन इन द बिजनेस फॉर से 6 years। ठीक है, कार विल बी यूज्ड फॉर 6 years। अब ये 6 years आपको क्या बताया जाएगा? लाइफ बताई जाएगी। हमारे पास वो कितना अर्सा चला। ओके, साथ ही आपको बता दिया गया at the end of its life it will be sold for rupees 4,000। क्या कह रहा है इसमें मैंने क्या कहा? एट दी एंड ऑफ इट्स लाइफ, जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, इट विल बी सोल्ड फॉर 4,000, तो इसको हम 4,000 में बेचेंगे। ये 4,000 क्या है? स्क्रैप या सैलवेज या रेसिड्यू। मिल गई? तीनों चीजें मिल गई आपको? जी सर। अब नीचे रिक्वायरमेंट लिखी होगी, calculate depreciation of car for 2 years। 2 साल के लिए आप कैलकुलेट। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें कितने अरसे की डेप्रिसिएशन देगा? 1 साल। ठीक है, हम 1 साल की कैलकुलेशन करेंगे, फिर दूसरे साल की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, 2 साल की हो जाएगी। अगर वो 4 साल की करेंगे तो पहले 1 साल की करेंगे, फिर दूसरे साल की, फिर तीसरे साल की, फिर चौथे साल की, 4 साल, चारों सालों में जमा करेंगे। ठीक है जी, ओके, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और 2 years according to fixed installment method। ये मेथड भी आपको बताएंगे किस मेथड से आपने कैलकुलेट। अब आपको फौरन ज़हन में आ जाना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मैं ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। मेथड कौन सा लगाना है? स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या ओरिजिनल कॉस्ट, ये मेथड है और इस मेथड का फार्मूला ये है। ठीक है, तो आप 1 मिनट में यूं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। कैसे? यहाँ से आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन, ठीक है, फार्मूला लिखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल, मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ। ठीक है, आप लोग कंप्लीट लिखिएगा। एडी का क्या मतलब है? एडी इज एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ। समझ आ गया? समझ तो आ गया ना? फॉर्मूला आप सारा उस तरह कंप्लीट लिख लीजिएगा जी। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट बताएं आंसर की कितनी है? 10,000। ठीक है, 2 आंसर आ गए मेरे पास। कोई कह रहे हैं 10,000, कोई कह रहे हैं 12,000। कितनी होगी? 12,000। 10,000 की कार कितनी है? सेकंड हैंड है, 2,000 का उसके ऊपर लगाए ओवरऑल, तो टोटल कितने में पड़ गई? तो कॉस्ट आ गई 12,000 माइनस एसवी सैलवेज वैल्यू कितनी है? एट द एंड ऑफ द लाइफ कितनी की? 4,000 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी थी? 6 years। ओके डन। अच्छा, कैलकुलेशन में गलती ना कर बैठो। कुछ लोग कैलकुलेटर पे टक 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 सारा कुछ इकट्ठे ही लिख देते हैं, गलत आंसर निकालो। अगर आप कैलकुलेटर पे सीधा लिखोगे ना 12,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 6,000, कैलकुलेटर को इकट्ठा लिख लोगे तो आंसर गलत दे देगा। कैलकुलेटर क्या करेगा? 4,000 को सीधा 6,000 में डिवाइड कर देगा,
और फिर जो भी आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देगा, गलत हो जाएगा। पहले ऊपर वाले को हल करो, 12 माइनस 4 8000, 8000 को डिवाइड करो 6000, ठीक है। 8000 को तकसीम करो 6000 कितना, 12000 माइनस 4000 कितना बच गया, 8000 डिवाइडेड बाय 6, 6000 नहीं 6 कितना है, ऐसे चलता जा रहा है। जी सर। हम इसको पॉइंट्स को खत्म कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1333 ऐसा ही हो, ठीक है। पॉइंट्स को खत्म कर देते हैं। अच्छा, ये आ गया आंसर। आप मुझे बताएं ये आंसर क्या बता रहा है, ये क्या कैलकुलेट कर लिया आपने? यस, आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, यानी कि इसका क्या मतलब है, एक साल जब आप कार इस्तेमाल करेंगे, एक साल, तो उसकी वैल्यू में कितनी कमी आ जाएगी, 1333 रुपए उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। अब जो मैंने सवाल शुरू में पूछा था क्लास में आते ही आपसे, मैंने क्या पूछा था कि 13000 का फर्नीचर है, 4 साल हमने इसको इस्तेमाल करना है फॉर एग्जाम्पल, तो एक साल जब गुजर जाएगा तो वैल्यू में कितनी कमी आएगी, पूछा था आपने कहा था कि मतलब नहीं कैलकुलेट हो सकता, ये फॉर्मूला आपको बता सकते, ठीक है। अच्छा, उस एग्जांपल में देखो जरा क्या 13000 का फर्नीचर था, ठीक है। मैंने आपको लाइफ में उसकी बताई 4 साल, फर्स्ट करें 4 साल, लेकिन साल्वेज वैल्यू मैंने बताई आपको, नहीं बताई थी। साल्वेज वैल्यू अगर आपको ना बताई हो क्वेश्चन में तो आप उसको क्या करो, छोड़ दो, जीरो कर दो। साल्वेज वैल्यू कितनी है, 0, वैसे ही ना लिखो फॉर्मूला में। अब उस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देते हैं जो मैंने क्लास में आते ही पूछा था कि आपके पास कुर्सियां हैं 4, ठीक है, चारों कुर्सियों की कॉस्ट कितनी है, यही फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट कितनी है 13000 ये आ रहा है जी सर। माइनस साल्वेज वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई नहीं मैंने, तो क्या करेंगे, इसको 0 कर दो, छोड़ो। ना भी लिखोगे तो बात तो वही है, ना भी लिखोगे तो बात तो वही है। 13000 माइनस 0 कितना है, तो ना लिखोगे तो भी आंसर कितना आएगा 13000 डिवाइडेड बाय यूज्ड टू लाइफ कितनी बताई 3250 आ गया आंसर जी। यानी कि वो 4 कुर्सियों की कीमत एक साल में कितनी कम हो जाएगी, 3250 रुपए कम हो जाएगी। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि एक साल के बाद, क्वेश्चन ध्यान से समझना जी सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक साल के बाद उन 4 कुर्सियों की कीमत कितनी रह जाएगी, एक साल बाद उन कुर्सियों की कीमत कितनी रह जाएगी, वैल्यू कितनी रह जाएगी, 9750 यस कितनी रह जाएगी 9750 ये रहेगी। क्यों, थी कितने की वो, 13000 एक साल गुजर गया, अब कितने की रह गई, 9750 क्यों, डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 3250 रुपए उनकी वैल्यू में कमी हो चुकी है, डेप्रिसिएशन हो चुकी है। याद आया जब आप लोग लिखते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने बनाई थी, तो हम लोग लिखते थे फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन, लिखते थे मोटर कार माइनस डेप्रिसिएशन, जो भी ऐसा लिखते थे उसकी डेप्रिसिएशन पे क्या करते थे माइनस, और माइनस करके बाकी रकम हम लोग कॉलम के अंदर ले जाते कि अब इस एसेट की वैल्यू ये रहे। तो बिल्कुल मैंने आपसे वही क्वेश्चन पूछा है कि मेरी कुर्सियां तो 13,000 की, लेकिन एक साल गुजर चुका है, अब बताओ कितने की रहेगी, अब मेरी कुर्सियों की कीमत कितनी है 9750। बेसिकली आपने क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए वो उसमें से निकालो और बाकी वैल्यू जो है एसेट की आपके सामने। थोड़ा सा समझ आ रहा है कि क्या करना है, जी सर। अगर आपसे ये भी पूछे कि ये एसेट मेरा इतने रुपए का है, इसकी लाइफ इतनी है, इसकी साल्वेज वैल्यू ये है, तो इसकी डेप्रिसिएशन निकालो, तो हम बहुत ही फॉर्मूला लगाएंगे, डेप्रिसिएशन निकल आएगी। अगर यही सवाल आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछे, आपसे पूछे कि बताओ एक साल के बाद मेरा एसेट कितने का रह जाएगा, अब तो अब वो आपसे डेप्रिसिएशन नहीं पूछ रहे, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि मेरे एसेट की वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो कैलकुलेट आपने फिर भी क्या करना है डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो आपने उस एसेट की वैल्यू में से माइनस करके बाकी जो वैल्यू रह जाएगी वो आपने उसको बतानी है कि भाई साहब आपके एसेट की वैल्यू आप इतनी रहेगी, ठीक है। दोनों काम आप लोग कर सकते हैं, बात समझ आ रही है जी सर। अच्छा, ये था हमारा आज का टॉपिक, हम लोग इतना ही आज कवर कर पाए हैं।
और स्केच एक रह गया, 5 मिनट है हमारे पास, तो स्केच हम लोग बना सकते हैं। ये वाला चीज में रेस कर, ये तेरे पति जी सर, जी सर। ये है, ओके मैं इसको रेस कर, या ये वाला क्वेश्चन कर, ये कर जी सर आ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन कर, यहाँ पे हम बना लेते हैं स्केच। वो स्केच बनाएंगे जिसमें आप लोगों ने ये सारी चीजें, ये न्यूमेरिकल जिस स्केच के अंदर आपने सॉल्व करना है, ठीक है। स्केच बड़ा इजी सा है, आपसे वो कहेंगे उसमें क्या बात आपने रिक्वायरमेंट उसकी क्या थी, कैलकुलेट कितने साल की, 2 साल की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कार का आपने वो बनाना है जो बड़ा इजी है ये चैप्टर, बहुत इजी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग इस चैप्टर को साथ साथ सॉल्व करते हैं, इजी है, लेकिन कभी कभी ये बीच में अगर आप मिस करेंगे कोई एक आध लेक्चर, एक दो लेक्चर मिस कर लेंगे, फिर आप उसके साथ नहीं मिल सकते, ठीक है। अच्छा स्केच से ऊपर क्या लिखेंगे, कार आप लोग कहेंगे कि ये तो स्केच आपने बनाया हुआ है, आई कैन पा रहा हूँ, जब मैं इसको लिखूंगा तो आप ये याद रखना। कहाँ बनाया था ये किस चीज का स्केच है, पीस यस दिस इज लेजर, ये लेजर अकाउंट, लेकिन कंप्लीट वाला नहीं है, उसके अंदर 2 छोटे फॉर्म और लेजर फोल्डिंग है, उसमें लेजर फोल्डिंग नहीं होता, लेजर के अंदर जनरल फोल्डिंग होता है, ठीक है, और जनरल के अंदर लेजर फोल्डिंग होता है, ओके। बस ये है इसका स्पेशल। इसी में हम लोग क्या करेंगे, पहले साल इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, और यहाँ पे आके हमारी तकरीबन यहाँ से तकरीबन हमारी यहाँ तक हमारी 1 साल की डेप्रिसिएशन, 1 साल का यहाँ पे हो जाएगा, फिर दूसरे साल का इसकी नीचिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और फिर यहाँ पे सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा। अगर उसने कहा 3 साल के लिए कैलकुलेट करो तो नीचे तीसरा साल शुरू करेंगे, ठीक है। 4 साल के लिए कहेगा तो इधर ही 4, जितने सालों की भी डेप्रिसिएशन और वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जितनी भी कैलकुलेशन करनी है, 4 साल 5 साल 2 साल 3 साल, जितने भी सालों की कैलकुलेशन हुई है, अकाउंट आपका एक ही बनेगा, उसी के अंदर ही ये सारा कुछ होता है जी। ये काम आप लोग करते रहे जी सर, ये काम आप लोग करते रहे हैं, ट्रेडिंग है, प्रॉफिट है, लॉस है, ऊपर वाला हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है, नीचे जो उसका लेकिन वहाँ पर चूंकि 2 अकाउंट्स होते हैं एक ही स्केच के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक ही स्केच के अंदर मुख्तलिफ ईयर्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस सवाल को हम लोग कल इसी स्केच में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।